Assalamu alaikum. Today we will solve F2 BVP Gate questions of chapter Sales Variances and Operating Statement. Let's start. A company currently uses a standard absorption costing system. Okay, the fixed overhead variances extracted from the operating statement for November are एक कंपनी है जो स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है और जो उसके वेरिएंसेस हैं उसने हमें एक्सट्रैक्ट करके दिए हैं कहाँ से फ्रॉम द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट फॉर नवंबर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है मेरा 5800 एडवर्स। मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस है 4200 फेवरेबल। मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है 1400 adverse. मेरा PQ company is considering using standard marginal costing system on the basis for variance reporting in future. अब जो कंपनी है पहले वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती थी, अब वो ये कंसिडर कर रही है कि वो एब्जॉर्प्शन के बजाय मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करे इन फ्यूचर रिपोर्टिंग करने के लिए वेरिएंसेस के लिए। What variances for fixed production overhead would be shown in the marginal costing operating system for November? तो जब वो मार्जिनल से अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाए तो कौन सा फिक्स प्रोडक्शन का ओवरहेड का वेरिएंस है जो कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में शो होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक ऐसा वेरिएंस है जो मार्जिनल कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। इसके अंदर ऐसे ऑप्शन होते नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following situation is most likely to result in favorable selling variance? ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिससे हमारा जो सेलिंग प्राइस सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो हमारा फेवरेबल आए। तो पहली वाली है द सेल्स। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें से हमारा जो सेलिंग प्राइस वेरिएंस है वो हमारा फेवरेबल है। पहली कंडीशन है द सेल्स डायरेक्टर डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम प्लान पॉलिसी ऑफ मार्केट स्कीमिंग प्राइसेस टू वन ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसेस। नो, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन या राइट सिचुएशन। fewer customer than expected took advantage of the early payment discount offered। नहीं, इससे भी हमारा सेलिंग प्राइस वेरिएंस कोई फेवरेबल नहीं आएगा। competitors charge lower prices than expected, therefore selling prices had to be reduced in order to compete effectively। नहीं, अगर रिड्यूस कर दी तो किस तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस जो है वेरिएंस फेवरेबल आ सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज हायर देन एक्सपेक्टेड एंड प्राइसेस कुड बी रेज्ड विदाउट एडवर्स इफेक्ट ऑन सेल्स वॉल्यूम। डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमें प्राइसेस हम हाई कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सेलिंग प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल आएगा विदाउट, आगे जो लिखा हुआ है, अफेक्ट ऑन सेल्स वॉल्यूम। जब हमारा डिमांड होगी प्रोडक्ट की तो वो हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो भी एडवर्स नहीं आएगा और हमारा जो सेलिंग प्राइस वेरिएंस है वो भी फेवरेबल आ जाएगा। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चन 14b.3 to 14b.6। ओके, थोड़ा मैं पढ़ा। A company manufactures a single product and extract from a variance control report together with relevant standard cost data is shown below. Okay. Standard selling price per unit एक की है 70, standard direct material cost 5 kg at $2 per kg, यानी कि एक यूनिट को बनाने में 5 किलो का मटेरियल और 1 किलो मटेरियल $2 का आएगा, यानी कि एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा आएगा वो आएगा $10 का। बजटेड टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल, वो हमने बजट किया था कि हमारा जो टोटल मटेरियल पे खर्चा आएगा वो आएगा 2300 पर मंथ। बजटेड प्रॉफिट मार्जिन, जो बजटेड हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो होगा हमारा 6900 पर मंथ।
एक्चुअल रिजल्ट्स ये हुए कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू आया वो आया 15,200 का। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई है हमारी 2,400 की। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा एडवर्स आया है $800 से। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मेरा फेवरेबल आया है $400 से। देयर वाज नो चेंज इन इन्वेंट्री लेवल ड्यूरिंग द मंथ। इन्वेंट्री लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं हुई हैं। व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन इन फेब्रुअरी? फेब्रुअरी के महीने में मैंने कितनी प्रोडक्शन की होंगी? सबसे पहले इस सवाल के लिए मैं क्या करूंगी, जिस तरीके से आप लोग को ये पता होगा कि वेरिएंसेस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है। अब मुझे जो है सब एक्चुअल पता है, मैं स्टैंडर्ड से एक्चुअल की तरफ आती हूँ, तो मैं एक्चुअल से स्टैंडर्ड की तरफ भी तो जा सकती हूँ। तो मेरा जो टोटल एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है मुझे दी हुई है 2,400। मैंने इसके अंदर ऐड करवाया अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि था 800 एडवर्स। ठीक है, फिर मैंने ऐड बैक करवाना है क्योंकि मैं रिवर्स वर्किंग कर रही हूँ ना, मैं एक्चुअल से स्टैंडर्ड की जाने जा रही हूँ। वेरिएंस का जो डिफरेंस है वो खत्म करके मैं दोबारा स्टैंडर्ड पे आ रही हूँ। और जो मेरा यूजेज वेरिएंस है वो है 400 फेवरेबल। अब ये 400 फेवरेबल है। अब मैंने लिखा 2,400। मैंने 2,400 में 800 ना लेस करवाया और 400 अपना ऐड करवाया, तो मेरा आंसर आ गया 2,000। अब जो ये मेरा 2,000 आंसर आया है ये मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट आ गई है, क्योंकि मैंने अपने एक्चुअल से मैंने रिवर्स वर्किंग की, मैं पीछे गई और मैंने अपनी स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल ली है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2,000 स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ चुकी है। अब स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है मेरी 2,000 और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में जो मेरा खर्चा आता है मटेरियल का वो आता है 10। 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा 10। ठीक है, अब मुझे निकालनी है कि मैंने कितनी प्रोडक्शन की है फेब्रुवरी के महीने में। तो 2,000 की मेरी कॉस्ट है और एक यूनिट के ऊपर 10 का खर्चा आता है स्टैंडर्ड का। मेरी जो स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 2,000 और एक यूनिट को बनाने में $10 का खर्चा आता है। इसका मतलब है कि मैंने 200 यूनिट्स बनाए होंगे, तभी तो मेरी जो कॉस्ट आई है टोटल वो आई है 2,000। तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन इन फेब्रुअरी होगी 200 यूनिट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, what was the actual usage of direct material during February? फरवरी के महीने में मेरा एक्चुअल यूजेज कितना हुआ होगा? मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड यूजेज माइनस एक्चुअल यूजेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसे ही फॉर्मूला होता है मेरा, लेकिन इस सवाल के अंदर ना मुझे स्टैंडर्ड यूजेज दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन को आप लोग अपने सामने रखिएगा ताकि मैं बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करूँ तो आप लोग को फोकस ना हटे। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने मुझे मटेरियल यूजेज निकाल के दे दिया है जो कि है 400 फेवरेबल। ये देखिए मैंने 400 फेवरेबल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे स्टैंडर्ड प्राइस भी पता है कि एक जो केजी है वो मुझे मिलेगा $2 का।
सही है। अब ये मल्टीप्लाई करवा के ये आया होगा। अगर मुझे यूजेज का वेरिएंस निकालना होता है तो मैं केजी को मल्टीप्लाई करवाती हूँ स्टैंडर्ड प्राइस से, तो मेरे पास मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाता है। लेकिन यूजेज तो मुझे पता है, मुझे मटेरियल यूजेज से, मटेरियल यूजेज वेरिएंस से मुझे मटेरियल यूजेज की तरफ जाना है कि मेरा यूजेज एडवर्स हुआ है या फेवरेबल हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने 400 को डिवाइड किया 2 से। तो मेरे पास ये बात सामने आई कि मेरा जो 200 केजी है वो मेरा फेवरेबल है। मैंने कुछ स्टैंडर्ड बनाया होगा, और जो भी मेरा एक्चुअल था, मतलब कि मैं 200 फायदे में हूँ, फेवरेबल में हूँ। ये मैंने कैसे बोला कि मैं फायदे में हूँ, क्योंकि जो मेरा यूजेज वेरिएंस है वो भी 400 फेवरेबल है। ये 200 निकालने के लिए सबसे पहले मैंने, एक्चुअल मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि मेरा जो एक्चुअल यूजेज है वो कितना है। ठीक है। इसके लिए मैंने मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड यूजेज माइनस एक्चुअल यूजेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ना मुझे स्टैंडर्ड यूजेज पता है, ना मुझे एक्चुअल यूजेज पता है। मुझे जो पता है वो पता है स्टैंडर्ड प्राइस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मेरा है 400 फेवरेबल। इस 400 को मैंने डिवाइड करवाया टू टू से, तो मेरे पास आ गया 200 केजी। ये मेरा मटेरियल यूजेज आया है। ठीक है। अब जो हमारा दोबारा से फॉर्मूला होता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड यूजेज माइनस एक्चुअल यूजेज। दोबारा मैंने इस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, अभी जो हमने मटेरियल यूजेज निकाला है, तो निकाला है कितना है हमने, 400 हमने निकाला है। ठीक है। स्टैंडर्ड यूजेज हमें नहीं पर, स्टैंडर्ड यूजेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पता नहीं है, अभी हम उसको फॉर्मूला खोला है। एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय केजी पर यूनिट, और एक्चुअल यूजेज तो हमें मालूम करना है, ये एक्स। 200 केजी हमारा ये जो मटेरियल यूजेज था यहाँ लिखा हमने। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन तो हमने पिछले वाले सवाल में 200 निकाली है, वो 200 यहाँ, और ये केजी पर यूनिट जो है, अगर आप क्वेश्चन में गौर करो तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5 केजी एट $2 पर केजी। जो केजी पर यूनिट का मतलब होता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, तो 5 हुआ, और ये एक्स तो हमें अभी तक पता नहीं। 200 केजी, 200 मल्टीप्लाई बाय 5, 1000 केजी एक्स। अब हम क्या करेंगे, 100 - 200, 1000 - 200 इज इक्वल्स टू एक्स। यानी कि जो मेरी एक्चुअल यूजेज आई है वो आ गया है 800 केजी। 800 केजी इज द राइट आंसर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, पहले मैंने मटेरियल यूजेज वाले फॉर्मूला से, जो उसने मुझे वेरिएंस दिया हुआ था, मैंने रिवर्स करके ये निकाल लिया कि मुझे जो है कितना यूजेज का फेवरेबल हुआ है या एडवर्स हुआ है, तो फेवरेबल हुआ है। और वो मुझे इसलिए भी फेवरेबल हुआ है क्योंकि जो मेरा वेरिएंस था वो भी फेवरेबल में था। फिर मैंने उसी फॉर्मूला को वर्टिक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा। ठीक है। उसके बाद जो जो चीजें मुझे गिवन थी वो मैं लिखती गई, और फिर मैंने अपना एक्चुअल यूजेज निकाल लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14B.5। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस वेरिएंस फॉर फेब्रुअरी। सेलिंग प्राइस वेरिएंस वो पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। अच्छा जी। अब इस वाले सवाल के अंदर आपसे उसने सेलिंग प्राइस वेरिएंस पूछा है। आपकी, वैसे तो अगर मुझे पर यूनिट स्टैंडर्ड पता होता और पर यूनिट एक्चुअल पता होता तो मैं दोनों को यहाँ रखती और मल्टीप्लाई करवा देती अपने एक्चुअल यूनिट सोल्ड से, तो कोई बात नहीं। मुझे उसने पर यूनिट नहीं बताया है। ठीक है। अब मुझे उसने ये बता दिया है कि मेरा जो एक्चुअल, जो मुझे सेलिंग प्राइस वेरिएंस है मेरा,
वो है मेरा, जो मेरा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है वो है 15,200। अब मुझे स्टैंडर्ड सेल्स रेवेन्यू मालूम करना है अपना, जो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मैं कर सकती हूँ कि मैंने 200 एक्चुअल प्रोडक्शन की थी, ठीक है, और एक यूनिट जब मैंने बेचा है तो 70 का बेचा, बेचने का स्टैंडर्ड बनाया था। 70, मैं दोबारा बता बता दूं कि ये 70, यहाँ की 70 की बात कर रही हूँ, कि मैंने 200, क्योंकि उसने बोला है ना कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि जितने बनाए हैं उतने ही बेच दिए। 200 बनाए थे और एक बेचा है 70 का, यानी कि उसका स्टैंडर्ड रेवेन्यू कितना आया है, 200 मल्टीप्लाई बाय 70, 14,000। 14,000, और असल ये उसका स्टैंडर्ड था, और असल में उसने सोचा था कि वो आ, और असल में जो उसको फायदा हुआ है वो हुआ है 15,200 का। तो मैंने 14,000 माइनस 15,200, अब मेरा जो सेलिंग प्राइस वेरिएंस है वो 1,200 फेवरेबल आ गया है। 1,200 फेवरेबल इज द राइट आंसर। इस सवाल को करने का एक और भी तरीका है, और इस सवाल को करने का एक और तरीकेकार ये है कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो है 70 का। एक्चुअल मुझे पता नहीं है, एक्चुअल जो मेरी, कि मेरी जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस थी वो थी 70। एक्चुअल सेलिंग प्राइस मुझे अभी पता नहीं है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस मैं कैसे निकालूंगी, कि मुझे एक्चुअल में जो रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है 15,200 का, और मैंने 200 यूनिट्स बेचे हैं। 70 माइनस 15,200 डिवाइडेड बाय 200, 76। यानी कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया था मैं एक यूनिट बेचूंगी 70 का, लेकिन मैंने एक यूनिट बेचा है 76 का, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड है मेरे 200। और जो ये 200 है, ये 200 मेरा इस तरीके से आया है कि वहां पे लिखा हुआ है कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन जो मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 14 B.3 में एक्चुअल प्रोडक्शन निकाली है 200, वो मेरे पास आई इस तरीके से है। और नीचे लिखा हुआ है कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि जितने प्रोडक्शन किए उतने ही बेचे हैं। तो 70 माइनस 76 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 1,200। आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी बात इसलिए है कि मैंने सोचा था मैं 70 का ही एक यूनिट बेचूंगी, मैंने 76 का बेचा, तो 1,200 मेरा फेवरेबल आ गया। दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो 1,200 फेवरेबल है। इसको आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट रख के, और पर यूनिट निकाल के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the sales volume profit variance for February? सेल्स प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस मुझे निकालना है। सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा, अब ये बजटेड सेल्स, क्या क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करो तो क्वेश्चन में मुझे बजटेड सेल्स नहीं दी हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बजटेड सेल्स निकाल सकती हूँ। ठीक है जी, बजटेड एक्चुअल सेल्स तो मुझे पता है ना कि मैंने जब प्रोडक्शन ही 200 यूनिट्स की थी और कोई चेंज नहीं आया इन्वेंट्री में, तो जो बनाए वही बेचे, तो एक्चुअल सेल्स तो हो गई मेरी कितनी, 200। अब बजटेड सेल्स निकालने के लिए बजटेड सेल्स का फॉर्मूला होता है बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो मेरी कितनी है, 2,300। बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल, अगर आप लोग क्वेश्चन में जाके देखो ऊपर, बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल ये रही 2,300, कि मैंने बजट बनाया था कि जो मेरा खर्चा होगा मटेरियल के ऊपर एक महीने में वो होगा 2,300। ठीक है, और
मैं नीचे अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगी, और जो मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, मुझे एक यूनिट मुझे कितने का पड़ेगा, 10 का पड़ेगा। ये मेरा बजट था, ठीक है। तो यानी कि जो मेरी बजटेड सेल थी वो है 230, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितने की सेल की है, मैंने सेल की है 200। और स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो सवाल में मुझे कहीं गिवन है नहीं, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ। बजटेड मंथली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बजटेड मंथली सेल। बजटेड मेरा मंथली प्रॉफिट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6900, और बजटेड मंथली सेल मैंने की थी कि मैं 230 सेल करूंगी, यानी कि एक यूनिट बेचने पे मैं $30 कमाऊंगी। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ गया मेरा 30, बजटेड सेल्स थी मेरी 230, एक्चुअल सेल्स थी मेरी 200, स्टैंडर्ड प्रॉफिट है मेरा 30। मैंने कैलकुलेशन करके 230 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 30 आ गया मेरा 900 एडवर्स। तो दिस इज माय सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, 900 एडवर्स, मार्क यू आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company uses a standard absorption costing system. The following detail have been extracted from its budget for April. कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है। फॉलोइंग जो डिटेल है अप्रैल से हमें उसने निकाल के दी हुई है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वो है हमारा 48,000। अच्छा जी, ये बजट है, बजटेड ओवरहेड है। बजटेड यूनिट्स है मेरे 4800। अप्रैल में जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है वो अंडर एब्जॉर्ब हुई है कितने से, 8000 से। अच्छा जी, कि मेरा जो फिक्स ओवरहेड है वो अंडर एब्जॉर्ब हो गया है 8000 से। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरा 2000 एडवर्स है। वो पूछ रहा है व्हाट वाज द एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेरा कितने होंगे। सबसे पहले तो अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर जो मुझे मेरा फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो 2000 एडवर्स है। तो 2000 एडवर्स है मेरा, ठीक है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा 48,000। तो यानी कि मेरा एक्चुअल ओवरहेड होगा 50,000। यही फॉर्मूला होता है ना फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड लेस बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। तो मेरे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस उसने मुझे निकाल के दिया हुआ है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड बताया हुआ है, तो मैंने इसके रिवर्स उल्टा जाके अपना एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया है, ठीक है। अब आगे मैं क्या करूंगी, फिर मेरा जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 50,000 है, वो मैंने यहाँ इसका इस्तेमाल यहाँ किया, ठीक है। और उसने मुझे ये बताया है कि जो आपका ओवरहेड है वो 8,000 से अंडर एब्जॉर्ब हुआ है। अंडर एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि मैंने अपना खर्चा कम सोचा था और मेरा खर्चा ज्यादा हो गया। तो मैंने 50,000 में से 8,000 माइनस कर दिया, तो अपना एब्जॉर्ब ओवरहेड निकाल लिया। मेरे पास एब्जॉर्ब ओवरहेड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सोचा था मेरा खर्चा हुआ है 40 होगा 42, बट इन रियलिटी मेरा खर्चा हुआ है 50,000, तभी तो ये 8,000 से अंडर एब्जॉर्ब हुआ है। अच्छा, अगेन बोलना नहीं है कि मैंने निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्चुअल प्रोडक्शन, कि मेरी व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल प्रोडक्शन निकालने के लिए एक ही तरीकेकार है। तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले मुझे दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा OAR का रेट। OAR का रेट एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है मेरा 48,000, बजटेड प्रोडक्शन है मेरी 4800। डिवाइड किया तो मेरे पास OAR आ गया 10 आ गया मेरे पास रेट। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के फॉर्मूला से एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज इक्वल्स टू एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट।
एक्चुअल एक्टिविटी से मुराद क्या है? ये एक्चुअल प्रोडक्शन। आप लोगों ने ये ओवरहेड के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो एक्टिविटी को मैं बजट बना के बजट लेती हूँ AR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए, उसी एक्टिविटी का एक्चुअल लेते हैं एब्जॉर्ब निकालने के लिए। वही तो वो मुझसे मांग रहे हैं। एब्जॉर्ब ओवरहेड 42,000 मुझे पता है, मेरा जो रेट है वो है 10। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा। 42,000 डिवाइडेड बाय 10, मेरी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो आ जाएगी 4200 इज माय एक्चुअल प्रोडक्शन। 200 यूनिट्स मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले मैंने एक्सपेंडिचर वेरिएंस के फॉर्मूला से एक्चुअल ओवरहेड निकाला। एक्चुअल ओवरहेड जब आ गया तो फिर मैंने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाला। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के बाद पहले ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर तीसरे नंबर पे मैंने अपना OAR का रेट निकाला। फिर इस रेट की हेल्प से जो मेरी रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल प्रोडक्शन की, मैं वहां तक पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company purchased 6,850 kg of material. कंपनी ने 6,850 kg का मटेरियल इस्तेमाल किया, ओ सॉरी खरीदा है। कितनी कॉस्ट पे खरीदा है? $21,920 का 6,850 kg मटेरियल खरीदा। द मटेरियल प्राइस वेरिएंस वाज 1370 फेवरेबल। जो मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो 1370 फेवरेबल है। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी? स्टैंडर्ड प्राइस मालूम करवाना चाह रहा है वो। ठीक है जी। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट परचेज। अब मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो पता है ना, मेरा कितना है 1370 फेवरेबल। स्टैंडर्ड प्राइस नहीं पता, इसको मैंने एक्स रखा है। एक्चुअल प्राइस मालूम मुझे मैं कर सकती हूँ कि मैंने 21,920 का 6,850 kg खरीदे हैं। मल्टीप्लाई करवा दूंगी मैं एक्चुअल यूनिट एक्चुअल केजी परचेज या एक्चुअल यूनिट परचेज, एक्चुअल केजी परचेज 6,850। ठीक है, 1370 मेरा फेवरेबल वेरिएंस है मटेरियल प्राइस का। एक्स स्टैंडर्ड मुझे मालूम करना है। एक्चुअल प्राइस मेरी आ गई 3.2। जाहिर सी बात है कि जब मैंने 21,920 का 6,850 kg मटेरियल खरीदा है, तो 1 kg कितने का खरीदा है? 1 kg खरीदा है 3.2 का। इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी 6,850 से। फिर क्या किया मैंने, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 1370 डिवाइडेड बाय 6,850 x माइनस 3.2। इसको डिवाइड करेंगे, 1370 को डिवाइड करेंगे 6,850 से, आ जाएगा 0.2। ये x माइनस 3.2 ऐसे ही रहा। ये प्लस का है, ये माइनस का है 3.2, यहाँ आके प्लस का होगा। 0.2 प्लस 3.2 इज इक्वल्स टू x। और जो मेरी स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी मटेरियल की वो आ जाएगी 3.4। 3.4 इज द राइट आंसर। और यही सही बात है कि मैंने तभी तो मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया है कि मैंने सोचा था कि मुझे 1 यूनिट मिलेगा। मैंने स्टैंडर्ड बनाया था कि मैं 1 kg खरीदूंगी 3.4 का, लेकिन मैंने 1 kg खरीदा 3.2 का। तो ये मेरे लिए अच्छी बात हो गई और तभी तो मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस 1370 फेवरेबल आया है। The following data relates to one of the company's product. Selling price per unit 27, वेरिएबल कॉस्ट 12, फिक्स कॉस्ट 9 और प्रॉफिट दिया हुआ है 6। बजटेड सेल्स फॉर कंट्रोल पास 7 पीरियड 7 वर 2400 यूनिट्स। बजटेड सेल्स है मेरी 2400 यूनिट्स, बट एक्चुअल सेल्स वर 2,550 यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 2,550 यूनिट्स। द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दी सेल्स वाज 67,350। ओके, बजटेड मैंने बजट किया था कि मैं बजट सेल्स करूंगी 2,400 की, लेकिन मैंने असल में 2,550 यूनिट्स बेचे हैं और कितना रेवेन्यू कमाया है? $67,320। वो मुझसे ये पूछ रहा है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आर ड्रॉन
यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल, जो मैं स्टेटमेंट बनाती हूँ ना वो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल की बेसिस पे बनाती हूँ। आप जो हो या व्हाट यानी कि कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो मुझे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है ना मुझे कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे निकालना है। What sales variance would be included in such a statement for period 7? तो कौन सा प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस निकालूंगी मैं, फिर कौन सा स्टेटमेंट के अंदर मैं कौन सा सही वेरिएंस ऐड करूंगी, ऐड से मुराद है लिखूंगी। सबसे पहले मुझे निकालना होगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मैं फिर बोलूँ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मेरी है 27, ठीक है। एक्चुअल प्राइस मैं कैसे निकालूंगी कि मैंने 67,320 खर्च किए हैं और 2,550 यूनिट्स खरीदे हैं, और एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड हैं मेरे, सॉरी बेचे हैं, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड है मेरे 2,550। तो मैं पर यूनिट निकाल लूंगी ना, 27 माइनस 67320 डिवाइडेड बाय 2550, 26.4 मल्टीप्लाई बाय 2550। कि मैंने सोचा था स्टैंडर्ड बनाया था कि मैं एक यूनिट बेचूंगी 27 का, लेकिन मैंने एक यूनिट बेचा है 26.4 का, यानी कि मैंने 1530 मेरा जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो एडवर्स आ रहा है, 1530 एडवर्स, ठीक है जी। उसके बाद जो है सिंपली मैंने क्या किया, सेल्स प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो पुट किया, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। मैंने एक यूनिट का स्टैंडर्ड बनाया था कि मैं 27 का बेचूंगी, लेकिन मैंने एक यूनिट 26.4 का बेचा। ये मैंने 26.4 कैसे निकाला कि मैंने 67,320 का रेवेन्यू कमाया है 2,550 यूनिट्स बेच के, यानी कि एक यूनिट मैंने बेचा है 26.4, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी अपने एक्चुअल यूनिट सोल्ड सोल्ड से जो कि 2550 है, तो मेरा सेल्स प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में निकालूंगी। हमारे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो कंपनी है वो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करती है, ठीक है। मेरा जो बजटेड सेल्स हैं वो है 2400, एक्चुअल सेल्स है मेरी 2550। अब ये मिस आपने 2400 कहाँ से लिखा, 2400 ये रहा कि मैंने बजट किया था कि मैं 2400 यूनिट्स बेचूंगी, बट इन एक्चुअल आई हैव सोल्ड 2550 यूनिट्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन में कैसे निकालूंगी, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 27, वेरिएबल कॉस्ट है 12, 27 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 15, 27 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 15। मेरी बजटेड सेल्स है मेरे 2400 यूनिट्स, एक्चुअल में मैंने बेचे हैं 2550, कंट्रीब्यूशन है मेरा 15 का। मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितना आएगा, 2400 माइनस 2550 मल्टीप्लाई बाय 15, 2250। फेवरेबल, फेवरेबल क्यों, क्योंकि ये अच्छी बात है। मैंने सोचा था मैं बेचूंगी 2400 यूनिट्स, बट मैंने बेचे हैं 2550 यूनिट्स, तो ये मैंने ज्यादा यूनिट्स बेचे तो मैंने ज्यादा पैसे कमाए।
तो मेरा जो प्राइस वेरिएंस है वो एडवर्स है, और वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो मेरा फेवरेबल है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company uses variances analysis to control cost and revenue. Okay. Information concerning sales is as follow. Budgeted selling price दी हुई है, budgeted sales units दिए हुए हैं, budgeted profit per unit दिया हुआ है, actual sales revenue दिया हुआ है, actual unit sold दिया हुआ है। What is the sales volume profit variance? Sales profit volume variance को पूछ रहा है। अब सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब है कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का मतलब है कि ये जो कंपनी है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करती है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, पूरा लिखिए। सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। बजट बनाया था मैं 10,000 यूनिट सोल्ड करूंगी, मैंने एक्चुअल में 9,800 यूनिट सोल्ड किए हैं। स्टैंडर्ड प्रॉफिट मेरा कितना आ गया है? 5 गिवन है। ठीक है, 1,000 से एडवर्स। सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।